हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। आज का रेगुलर सेशन एक बार फिर से एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ वॉइस के असेसमेंट टेस्ट 6 के साथ। इस सेट में भी 12 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बारी बारी से हर क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे और वही सब समय सीमा और पुरानी हर बात को फॉलो करते हुए इसके आंसर और ग्रामेटिकल नॉर्म्स को आपके सामने रखेंगे। उम्मीद तो यह है कि अब तक जो 5 सेट आपके सामने रखे गए हैं उससे आपने खुद को इतना जरूर सिखा लिया होगा कि एरर स्पॉटिंग जो कि वॉइस पर आधारित है अब आपको परेशान नहीं करते हैं। आप सब जो नए हैं, जो पहली बार भी इस चैनल को देख रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सही हो फिर भी एक्सप्लेनेशन देखिए और गलत होने पर निराश होने की बजाय एक्सप्लेनेशन को देखिए। नॉर्म्स को अगर नोट डाउन करने की जरूरत है आप उसे लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपको वॉइस पढ़ने की जरूरत है तो प्लेलिस्ट में हर एक एपिसोड चरणबद्ध तरीके से आपके सामने रखा गया है। शुरू से अंत तक उसको देखिए। कोई भी समस्या मन में है आप नीचे लिख करके मुझे बताइए। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका निदान आपके सामने लेकर के उपस्थित हो। सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 12 नए क्वेश्चन शामिल किए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में मौजूद 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। 20 सेकंड की समय सीमा मुझे नहीं लगता है कि अब कम पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन पीछे के 5 असेसमेंट टेस्ट में कराए गए अभ्यास। उम्मीद तो इतनी है कि आप इस समय सीमा के अंदर इसको सॉल्व कर पाएंगे। बताइएगा जरूर कि क्या आप इस समय सीमा में अभी भी परेशानी महसूस करते हैं। परेशानी महसूस करने की अगर कोई वजह है जिसका लगता है कि मैं निदान आपके लिए रख सकता हूं तो वो भी मुझे नीचे लिख करके बताइएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एक ही बात है, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर नई है और हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। अंत में बताइएगा जरूर कि आपने इसमें कितने अंक प्राप्त किए। चलिए, आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है भास्कर हैज ऑलरेडी पुट द प्रपोजल। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका तीनों फॉर्म सेम ही होता है तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये ठीक है। पुट द प्रपोजल फॉर और इसके बाद एक सिंपल सा नाउन आपको यूज करना है। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर नहीं लग रहा कि फॉर टू बी अप्रूव्ड की जगह पर अगर हम अप्रूवल लिखें तो बिल्कुल भास्कर हैज ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल इन द ensuing मीटिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये 2+B प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप पैसिव इन्फिनेटिव कह सकते हैं, पैसिव इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसका क्या है, पैसिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का नॉर्मल स्ट्रक्चर है 2+V1। दिस पैटर्न फॉर एक्टिव, इसी का जो पैसिव होता है वो हो जाता है 2+B प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और यहां पर चूंकि भास्कर सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है, भास्कर ने उस फाइल को रखा है, साधारण सा एक्सप्रेशन है फॉर अप्रूवल। बड़ा ही आसान है ये, जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, जो रेगुलर रीडर हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से। यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर एक साधारण आपके अंदर वो डेवलप हो गई है अंडरस्टैंडिंग वाली बात कि भाई किस तरीके से सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है, न्यूज़पेपर आप अगर लगातार 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए परेशानी वाला क्वेश्चन था कि भास्कर हैज ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल इन द ensuing मीटिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, फिश ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल। यहां पर क्या है, फिश ऑयल मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक ठीक है। एंड लगने के बाद एक्चुअली बात किसकी हो रही है, अगर हम यहां पर फिर से इसी चीज को रखें, फिश ऑयल इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू कॉस्मेटिक्स। अब इस सेंटेंस में इसे सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है, लेकिन यूज जो है वो किसी ना किसी के द्वारा किया जाएगा, और फिश ऑयल यहां पर एंड के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये रिसीवर का पैटर्न है, और यहां पर जो है ये पैसिव का पैटर्न होना चाहिए जो कि यूज किया गया है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी हिस्सा ए, बी, सी या डी, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। फिश ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो किसी के द्वारा यूज किया जाता है। ये जो यूज है इस वर्ब का रिसीवर है ये, और आपको पता है कि व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद रिसीवर वी हैव टू यूज पैसिव पैटर्न, और यहां पर हमने पैसिव पैटर्न का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस सवाल में कोई भी गलती नहीं है। आंसर है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। चलिए अगला सवाल लेंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। एक बार फिर से 2-3 सवाल छोटे छोटे के बाद एक लंबा सवाल है। कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिलीज्ड। अब देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है और ये V2 है, ठीक है। आरबीआई रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन। अब यहां पर इस नोटिफिकेशन को गौर से ध्यान में रखिएगा। अब नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड है, कह रहा है अबाउट द सेम ऑन मंडे सेइंग अ टेक्निकल अपग्रेड ऑफ निफ्ट targeted to enhance the performance and resilience। अगर हम इसको यहां से लेकर के यहां तक हटा दें तो बात किसकी हो रही है, नोटिफिकेशन की इज, अगर हम इसको देखें, देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन, और फिर वहां से सेंटेंस को जो है वो कह रहा है कि नोटिफिकेशन इज शेड्यूलिंग आफ्टर द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ मई 22, 2021। जो 22 मई को जो है उसको शेड्यूल किया गया है, किसके द्वारा भाई, आरबीआई के द्वारा। ये जो यहां पर वर्ब है ना, इसका रिसीवर है ये नोटिफिकेशन, इसीलिए इसका जो है पैटर्न होना चाहिए क्या, पैसिव। देखिए इतनी लंबी कहानी जो ये बीच में लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने के लिए है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन इज शेड्यूल्ड आफ्टर द क्लोज ऑफ बिजनेस, यहां पर ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे और SCHEDULED इसको यहां लगाएंगे। कारण क्या है कि पहले जो सेंटेंस की शुरुआत हुई वो मेरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड था, आरबीआई रिलीज्ड नोटिफिकेशन, बात वहीं पर खत्म होगी। अब उसको अलग से नहीं लिख करके वो नोटिफिकेशन कब को शेड्यूल किया गया है उसकी बात वहां पर लिखा है। तो अगर हम यहां पर लिखते कि आरबीआई इज शेड्यूलिंग तो सही था, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए ही आगे वो वर्ब रखा गया है, वो जो पास्ट पार्टिसिपल रखा गया, चूंकि उसका रिसीवर है वो, इन दैट केस पैटर्न जो है वो पैसिव होना चाहिए। देखिए मैंने शुरू से कहा है कि एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को एक्चुअली जो वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कैटेगराइज नहीं करते हैं, कोई भी सेंटेंस है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है। बस आपको इस चीज की पहचान अपने अंदर डेवलप करनी है कि कब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहां पर कोई लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता कि हाँ भाई इससे शुरू होगा तो ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं किसी का रिसीवर भी हो सकता हूं, कुछ मैं किसी जगह पर मैं ऑब्जेक्ट भी हो सकता हूं। तो ये आपको लिस्ट दे करके नहीं बताया जा सकता है। न्यूज़पेपर रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करेंगे तो आपको ये समझ में आसानी से आने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। परेशानी अभी भी हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर आपके बेसिक नॉलेज में गड़बड़ी है, टाइम एंड टेंस को आपने ढंग से, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसे करते हैं, वॉइस के सारे नॉर्म्स को आपने ठीक से नहीं समझा है, तो उसके लिए आप वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए उसको देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये शेड्यूलिंग हटा करके हम करेंगे शेड्यूल्ड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। देखिए, सवाल को बड़ी बारीकी से पढ़ करके समझने की जरूरत होती है कि यहां पर क्या है, किस तरीके से बुना गया है, कहां पर रखा गया है रिसीवर को, कहां पर रखा गया है जो है डोअर को, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर जायंट Amazon said the discount would be in the form of cashback। मतलब है ये जो पब्लिक सेक्टर जायंट है उसने ये कहा है कि जो कैशबैक के रूप में ही होगा डिस्काउंट, दैट वुड क्रेडिट। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? कैशबैक की बात कर रहे हैं, तो कैशबैक क्रेडिट किया जाएगा। ये क्रेडिट का ये रिसीवर है, करने वाला जो अमेजॉन के ऑथोरिटी होंगे, जो इस बात को देख रहे होंगे, जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो उसको करेगा। तो यहां क्या होना चाहिए कि फिर से देखिए, ये क्या है? रिसीवर है। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस हो गया मेरा, है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस हो गया। और यहां पर क्या है कि पैटर्न कौन सा होना चाहिए? पैसिव पैटर्न होना चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए? बी प्लस पी पी, दैट मीन्स वुड प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्रेडिट नहीं, वुड बी क्रेडिटेड। और तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर जायंट Amazon said the discount would be in the form of cashback that would be credited to the customer's account in 3 working days। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। देखिए बड़ी ही आसानी से हर एक सवाल में इस बात को समझते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कहां पर कौन सी भूमिका निभा रहा है, सब ये बार बार मैं कह रहा हूं। और बाकी जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है वो वही रहता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो कन्वर्जन है वो बस बहुत सिंपल है। V1 V5 का आप इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, V2 का वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, V3 है बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, V4 है बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, 2 प्लस V1 है 2 प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। तो इस सवाल का जवाब है वो है सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। फिर से एक बार लंबा सवाल कह रहा है द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स सीम्स टू हैव बीन। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है यहां पर जो लिखा हुआ है ये, इसको समझिए क्या है ये, ठीक है? फिर हम डिसाइड करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2 प्लस हैव प्लस V3, ये कहलाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव, ठीक है? देखिए हम 2 प्लस V1 रखते हैं और हैव रखा है तो इसका एडवांटेज है कि हम V3 रख सकते हैं। इसका जो पैसिव फॉर्मेट होता है वो हो जाता है 2 प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि यहां पर दिया हुआ है। यही है ना, टू हैव बिन क्रस्ट। अब ये तब हो सकता है जब मेरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, पैसिव पैटर्न पर आधारित हो। कह रहा है द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स सीम्स टू हैव क्रस्ट। यहां पर बिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहां पर देखिए कि ये V5 लिखा गया है, ये मेरा डोअर है। ये जो काम हुआ है वो लग रहा है कि क्रश द टेंडर ग्रीन सूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन रूरल इंडिया, वो ऐसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा प्रतीत होता है। द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स सीम्स टू हैव बिन नहीं, सीम्स टू हैव क्रस्ट। अब यहां पर आपको लगेगा कि सर नोट्स के बाद सीम्स है, तो आप यहां पर देखिए कि ये है नाउन, उसके बाद है प्रेपोजिशन और फिर है नाउन।
तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहां पर ये पहला वाला है और इसके हिसाब से लगेगा तो सीम्स वहां पर बिल्कुल सही है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पहले चीजों को गौर से देखना है। अगर आपने ये सोचा कि यहां पर एस नहीं होना चाहिए, उस आधार पर आपने ए को मार्क किया है, तो आप मुझे नीचे लिख करके बताइएगा, क्या आपने ये समझा कि टू हैव बीन क्रस्ट नहीं होना चाहिए, टू हैव क्रस्ट होना चाहिए? जिन जिन लोगों ने ये सोचा है लिख करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर ये जो ग्रामेटिकल नॉर्म है, आप इसको समझिए, इसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 लिखते हैं और वहां पर जब हमने हैव लिखा तो उसका एक एडवांटेज मुझे मिल गया कि आगे हम V3 ऐड कर सकते हैं, है ना। टू हैव क्रस्ट, टू हैव फिनिश्ड, तो इस तरीके का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स सीम्स टू हैव क्रस्ट। यही कर देगा, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसी वजह से ऐसा होगा कि क्रस्ट द टेंडर ग्रीन सूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इन रूरल इंडिया, तब जाकर के सही हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द आरबीआई नोटिफिकेशन, अभी एक दो सवाल पीछे जो नोटिफिकेशन की बात हुई शायद उसी से रिलेटेड है, उसी का अगला हिस्सा। However, said that the real time gross settlement RTGS facility will be function as usual। अब देखिए कि इसका जो फंक्शन है ये खुद फंक्शन करेगा, तो यहां पर कराया नहीं जाएगा। यहां जो है आरटीजीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आरटीजीएस जो है वो फंक्शन करेगा एज यूजुअल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो अभी निफ्ट में बदलाव की बात की गई है उसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके आधार पर कहा जा रहा है कि द आरबीआई नोटिफिकेशन हाउएवर सेड दैट द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस फैसिलिटी विल फंक्शन। यहां पर बी फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, विल फंक्शन, वो वैसा ही रहेगा, वैसा ही होगा एज यूजुअल। लिखा हुआ है ना, विल फंक्शन एज यूजुअल ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब यहां पर हम पिछले सवाल का अगर रेफरेंस नहीं भी लेते, चूंकि यहां पर संदर्भ में आ गया है उसी पर और उसी से रिलेटेड है, तो सिंपल सा है कि आरबीआई नोटिफिकेशन हाउएवर सेड दैट द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी विल फंक्शन एज यूजुअल। ये जो फंक्शन है उसका आरटीजीएस का वो एज यूजुअल रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहां पर विल बी फंक्शन नहीं होगा। ये अगर आरबीआई कोई नॉर्म जारी करती है तो बाकी वो उसी तरीके से रह जाता है, उसको कराया ने वो करना ही है, वो होगा ही होगा, उसने जो कह दिया वैसा होगा। तो यहां पर जो है आरटीजीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और ये उसके लिए इंफॉर्मेशन है। दैट मींस इन दैट केस आरटीजीएस जो यहां पर सेंटेंस में है वो सब्जेक्ट के तौर पर है, आरटीजीएस फैसिलिटी विल फंक्शन एज यूजुअल। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा बी। देखिए सेंटेंस और क्वेश्चन कितना भी लंबा होता है आपको अधैर्य नहीं होना चाहिए। जैसे ही टाइम चलता है तो बच्चे ये सोच करके हड़बड़ा जाते हैं कि अरे यार इतना लंबा सवाल नहीं, आप शुरू कीजिए, हो सकता है दूसरे तीसरे लाइन में ही आपको गलती दिख जाए, बट आपकी जो समझ वाली नजर है वो खुली हुई होनी चाहिए। आप सिर्फ ऐसे नहीं कि लाइंस पढ़ रहे हैं, बस लाइंस पढ़ते आरबीआई नोटिफिकेशन हाउएवर सेड दैट द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। अब आरटीजीएस की बात की रही, आरटीजीएस फैसिलिटी विल फंक्शन, विल बी फंक्शन यहां पर ठीक ही नहीं लग रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी करते हैं, नॉर्म्स को गोली मार दीजिए, फिर भी आपको समझ में आएगा नॉर्मली कि आरटीजीएस फैसिलिटी विल फंक्शन एज यूजुअल। ये नॉर्मल आपको दिख जाएगा अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपकी रीडिंग इफिशियंसी बढ़ी है सच में। अगर आप फांकी नहीं मार रहे, जितने दिनों से मैं बोल रहा हूं, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इतना आप कर ही सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है वो है बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। फिर से एक लंबा सवाल। देखिए कह रहा है कि द रिसर्च स्टेट्स दैट पीपल वर्किंग फॉर बॉसेस who display psychopathic and narcissist tendencies not only feel depressed because of constant bullying, they also likely to engage in counterproductive behavior। बिल्कुल इस सेंटेंस में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो लंबा हो, मीनिंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, और वैसे भी
आप सब बच्चों ने तो खैर ये मान ही लिया है कि भाई ए बी सी डी यही 4 आंसर हो सकता है, 5वें तो याद ही नहीं रहते। नो एरर भी एक ऑप्शन है, ध्यान रखना चाहिए बच्चे। क्या कह रहा है कि रिसर्च स्टेट्स दैट, और ये रिसर्च की बात कर रहे हैं। अब कह रहा है कि वैसे लोग, पीपल वर्किंग फॉर बॉसेस हु डिस्प्ले साइकोपैथिक एंड नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज नॉट ओनली फील डिप्रेस्ड बिकॉज, अब यहां पर देखिए कि पीपल के बारे में कह रहा है फील डिप्रेस्ड, बिल्कुल यहां पर ये ठीक है। लाइकली टू एंगेज इन काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, बिल्कुल ये जो है एंगेज 2+V1, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है कि इस तरीके से जो बिहेव किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि वो डिप्रेस होते हैं या फिर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर जो है उनके अंदर जन्म लेता है, जो कि किसी साइकोपैथिक और नार्सिसिस्ट टेंडेंसी वाले बॉस के अंदर काम करते हैं। तो सेंस यहां पर क्लियर है, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है, ग्रामेटिकली हर लाइन में जो यूज किया गया ग्रामेटिकल नॉर्म्स बिल्कुल फिट है, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि दे टेक्टफुली हैंडल्ड द फार्मर्स एजिटेशन फॉर हायर प्राइसेस। ठीक है, आप इसको हटा लो, ये इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले यहां लगेगा कि प्राइसेस के बाद विच लगा, तो सर आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि उसकी औकात वही होती है जो जिसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली ये इसके लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, फार्मर्स एजिटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है विच। ये हायर प्राइसेस किस चीज के लिए है, तो वो एजिटेशन को थोड़ा सा जो है क्वालिफाई कर दिया कि दे टेक्टफुली हैंडल द फार्मर्स एजिटेशन। किस बात को लेकर के है भाई, फॉर हायर प्राइसेस। अब कह रहा है कि विच इज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर। अब देखिए कि ये एवरी ईयर जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक बिहेवियर को दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है, स्टैटिक बिहेवियर को। ठीक है, स्टैटिक बिहेवियर को दर्शा रहा है। और पहले से ही मैंने आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर में स्टैटिक बिहेवियर के लिए एक बात बताई कि जहां कहीं पर भी मुझे स्टैटिक बिहेवियर दर्शाना होता है, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं कि प्रत्येक साल ऐसा होता है, ये उत्पन्न करता है। कह रहा है कि दे टेक्टफुली हैंडल द फार्मर्स एजिटेशन विच क्रिएट्स, यहां पर विच इज क्रिएटेड क्यों होगा भाई, यही जो है वो उसको लीड करता है। यहां क्या होना चाहिए, विच क्रिएट्स, जो कि हर साल और सिर्फ इस एवरी ईयर की वजह से हुआ है, क्रिएट्स। अगर आप ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट अगर इतना लिखा हुआ होता तो वहां क्रिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, वो किया, ऐसा हुआ, इसकी वजह से हुआ कि हैंडल किया, बट फार्मर्स एजिटेशन की वजह से जो है हर साल ऐसा होता है। यहां पर ये कह रहा है एवरी ईयर होने की वजह से स्टैटिक बिहेवियर हो गया, तो इसीलिए यहां पर क्रिएट्स लगा। मुझे आप सब जरूर बताइएगा कि क्या ये बात आपके जहन में आई थी, क्या आपने ये सोच करके इसको इंप्रूव किया, और ये जो मैंने कहा विच वाली बात, ये भी आपको समझ में आई, क्या आपका ये सही हुआ गलत हुआ, कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। हम यहां पर सीधा सा है कि इस चीज को अगर देखें, एवरी ईयर की बात कह रहा है, दैट मीन्स कि हर साल ऐसा हो जाता है, और ये स्टैटिक नेचर को दर्शाता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, स्टैटिक नेचर को दर्शाता है। कोई भी मेरी आदत है वो स्टैटिक नेचर को दर्शाता है। और देखिए सब हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। अगर यहां पर ये एवरी ईयर नहीं लगा हुआ होता तो ऑप्शन में, यानी कि जो हम वहां पर रिप्लेस करके रखते, उसमें बदलाव हो सकता था। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। Time's up. कह रहा है the minister said that the state was facing an acute financial crunch and feared that the government might compel to take loans to pay the salaries of its employees. देखिए गवर्नमेंट might compel, वो खुद से जो है, कंपेल कहने का मतलब है किसी के द्वारा मजबूर किया जाएगा।
एक तो सबसे पहले ये बात है कि अगर हम मजबूरी की बात करें तो किसी परिस्थितिवश हो सकती है, किसी के दबाव की वजह से हो सकता है, कुछ मेरी मान्यताओं की वजह से हो सकता है। एक तो सबसे पहले ये आया। ऊपर जो हमने ये लाइन पढ़ा है कि स्टेट वॉज फेसिंग एन अक्यूट फाइनेंशियल क्रंच एंड फियर दैट, ये जो फाइनेंशियल क्रंच है और ये जो डर है वो उसको मजबूर कर सकता है सरकार को कि भाई वो क्या करे, टू टेक लोन्स। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए ये रिसीवर हो गया मेरा। यहां पर खुद से जो है वो गवर्नमेंट का ये टेंडेंसी नहीं है, गवर्नमेंट के साथ जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, मजबूरी बस ऐसा कुछ है तो वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव की वजह से कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है। तो एक्चुअली इसका जो पैटर्न होना चाहिए वो पैसिव होना चाहिए। क्या कह रहा है कि आप सीधा ऊपर वाला लाइन समझिए, द मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट वाज फेसिंग एन अक्यूट फाइनेंशियल क्रंच। बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस सही लगा होगा, मुझे लिख करके नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या आपने यही सोचा कि ये ठीक है। आप मजबूर समझिए, जब मजबूरी की बात है तो किसी न किसी परिस्थिति बस वो परिस्थिति मुझे लीड करेगा और मैं उसका रिसीवर हो जाऊंगा तो मैं वो काम कर सकता हूं, कुछ भी ऐसा स्टेप ले सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट माइट बी कंपेल्ड, तब जाकर के ये सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी तभी इस सवाल को आप समझ सकते हैं। अदरवाइज ये अगर ऐसे देखिएगा नॉर्मल, द मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट वाज फेसिंग एन एक्यूट फाइनेंशियल क्रंच एंड फियर दैट द गवर्नमेंट माइट कंपेल, तो किसी और को करेगा ना, ये खुद हो रहा है उस परिस्थिति बस, टू टेक लोन्स टू पे द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। इसीलिए यहां पर हमने पैसिव पैटर्न किया, क्योंकि ये जो मजबूरी है वो किसी और परिस्थिति के द्वारा हो रही है, गवर्नमेंट खुद नहीं कर रहा है वो उस चीज को, उसका डोअर नहीं है, वो उसका रिसीवर हो रहा है उस परिस्थिति की वजह से। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आपको पता ही है ऑफ के बाद अगर लगता है तो ये यहां जो नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलवेज सेड सक्सेस वॉज समथिंग टू सेलिब्रेट। अब देखिए कि यहां पर आपको ये लगा सुन करके ठीक ही लगता है, लेकिन अब देखिए आई वॉज टू सेलिब्रेट। अब माई सक्सेस लिखिए या सीधा सीधा सक्सेस लिखिए, सक्सेस वॉज टू बी सेलिब्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि फिर से ये रिसीवर है, सेलिब्रेट कोई इंसान करेगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलवेज सेड सक्सेस वॉज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। क्या हो जाएगा, टू बी सेलिब्रेटेड। देखिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं समझाने में, क्योंकि बहुत आसान है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि रिसीवर कहां पर है और डोअर कहां पर है तो फिर वॉइस की समस्या खत्म है। और मैं आपको जनरलाइज वे में कहूंगा कि नॉर्मली आपको ये नहीं समझ करके चलना है कि भाई टेंस के क्वेश्चन में ऐसा होता है, वॉइस के क्वेश्चन में ऐसा होता है। With each and every sentence, you have to think or consider. ये आपको खुद विचारना है, ये खुद आपको देखना है। You have to justify कि सेंटेंस कैसे शुरू हुआ है। If sentence starts with a subject, that means a door, you have to apply an active pattern. If your sentence starts with object, that means with the receiver, you have to apply passive pattern. बहुत ही सिंपल है, इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि बस आपको इतना सा ही ढूंढना है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। चैप्टर का नाम भूल जाइए, मिटा दीजिए कि टाइम एंड टेंस से है कि वॉइस से है। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी भी होती है कि सर अगर नाम कह के देता है कि ये प्रोनाउन चैप्टर से है, ये कंजंक्शन से है, तो शायद मैं बना पाता हूं। लेकिन अगर ऐसे कोई सेंटेंस, क्योंकि आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आपको हर एक नॉर्म्स लेके चलना होगा। जहां पे नाउन प्रोनाउन दिखेगा तो वहां पे नाउन प्रोनाउन वाले कंसेप्ट अप्लाई होंगे, जहां वर्ब दिखेगा वहां वर्ब के, टाइम एंड टेंस के, वॉइस के जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है वो हम अप्लाई करेंगे। इस बात को सीखिए, चैप्टर वाइज समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं वॉइस का असेसमेंट टेस्ट लेकर के इसलिए आता हूं क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है।
लेकिन आप देखिए कि प्रीवियस ईयर एरर जब मैं सॉल्व करा रहा था उस दौरान मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वॉइस का है, टेंस का है। मैं हर एक सेंटेंस में जो शब्द आ रहा था उसके हिसाब से मैं उसको जांच करके उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सिंपल सी बात है यहां पर कि सक्सेस जो है वो मेरा रिसीवर है, उस सेलिब्रेशन का रिसीवर है। मैं करूंगा, आई विल बी द डोर। तो यहां पर सिंपल सा है कि सक्सेस वॉज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि कंसीडरिंग दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डज नॉट हैव, यहां पर स्पेस रह गया है, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, पेमेंट्स बैंक्स आर एक्सेप्टेड टू रीच फार फ्लंग एरियाज एक्सटेंडिंग द अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एवरीवन। अब यहां पर है कि इससे उम्मीद की जा रही है, ठीक है, ये जो है खुद की बात यहां पर नहीं कह रहा है कि चूंकि हर आदमी को भारत में अभी भी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो नहीं मिल पाता है, तो कह रहा है कि पेमेंट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड, उनसे ये उम्मीद है टू रीच फार फ्लंग एरियाज एक्सटेंडिंग द अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एवरीवन। देखिए सबसे पहले यहां पर फिर जो मैं कहूंगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो आप लोग इसलिए नहीं डिसाइड कर पाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में पहले से प्री डिसाइडेड है 4 ही ऑप्शन हो सकता है। जी नहीं बॉस, 5वां ऑप्शन भी है। आप इस बात को समझिए कि सेंटेंस सही भी हो सकता है। यहां पर क्या सीधा सीधा है, कंसिडरिंग दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया डज नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। बिल्कुल यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि पेमेंट्स बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच फार फ्लंग एरियाज एक्सटेंडिंग द अम्ब्रेला ऑफ इंक्लूजन टू एवरीवन, फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एवरीवन। कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं, दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए आज के सेट का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कह रहा है इट इज अ वेल नोन फैक्ट एंड जुडिशियल नोटिस कैन ऑल्सो बी टेकन दैट ड्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन स्कूल्स वर नॉट अलोइंग। अब देखिए भाई, जुडिशियल नोटिस स्कूल रिसीवर है भाई, जो आएगा उसको ये रिसीव करेगा, ये मेरा पैसिव पैटर्न होना चाहिए, तो वर के साथ ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड, है ना। स्कूल्स वर नॉट अलाउड टू ओपन फॉर सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2020-21। मतलब है कि भाई स्कूल्स जो है वो अनुमति नहीं दी गई है उसे खोलने के लिए, ठीक है, किस एकेडमिक ईयर में, 2020-2021 में। कह रहा है इट इज अ वेल नोन फैक्ट एंड जुडिशियल नोटिस कैन ऑल्सो बी टेकन दैट ड्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन स्कूल्स वर नॉट अलाउड टू ओपन। चूंकि यहां पर वो रिसीवर है स्कूल्स, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो डोर नहीं है, दैट्स व्हाई पैसिव पैटर्न है। हर एक सवाल में मैं यही बात कहूंगा कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी होगी, और तब जाकर के इस तरह के सवाल को आप बना पाएंगे। आपको एक बात मेरे 6 असेसमेंट टेस्ट से क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड टेंस या वॉइस, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्टिफाई कि सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। पहला पड़ाव आपको यही देखना पड़ेगा कि मेरा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, जितने भी नॉर्म्स धीरे धीरे मैं बताऊंगा सबको अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल इतनी जानकारी है कि भाई जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा तो एक्टिव पैटर्न, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा तो पैसिव पैटर्न। कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही है, जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन, जो कि वॉइस का आप कह सकते हैं कि आखिरी है एरर स्पॉटिंग का सेशन,
इसके बाद हम अगर अगले चैप्टर में नरेशन में देखते हैं कहाँ तक हुआ है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो उसके एरर स्पॉटिंग की बात करते हुए फिर वहां से उसके असेसमेंट टेस्ट की शुरुआत करेंगे। ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी बहुत सारी परेशानी होती होगी इन सारे असेसमेंट टेस्ट वाले एपिसोड्स को देख करके। तो मैं आपको यही कहूंगा बच्चे कि क्विट करने से बेहतर है कि धैर्य रखिए। धीरे धीरे करके आप चैप्टर्स जो मैंने वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध कराए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए। वहां पर आपको कोई सवाल होता है सवाल लिखने, मैं यहाँ पर जब कह रहा हूं कि ये आखिरी है तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि वॉइस के अगर आप सवाल मुझसे पूछेंगे या आप कुछ जानना चाहेंगे, आप कुछ मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उस पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश कीजिए। जो भी कठिनाई होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के सेशन में भी कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ वो भी आप मुझे लिख करके बताइए। बहुत जल्द हम उसके निदान के साथ भी उपस्थित होंगे आपके सामने। यहां से समय है अब विदा लेने का, लेकिन तब तक के लिए मैं यही कहूंगा घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।